ईयरफोन सभी लोग पहन के वीडियो का मजा लीजिए, और जरूरी नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मेरा नाम मैथिली है और चलिए शुरू करते हैं। क्यों अपनी ही बहन पर शक करने लगी अलीना। अम्मी को लेकर हम दोनों अस्पताल पहुँचे। जांच में पता चला कि हार्ट अटैक का झटका था। उनका इलाज शुरू हो गया। इस खबर ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी थी। लेखिका शकीला एस हुसैन। जब मैं अपने कमरे के बाहर निकली तो अन्नामा अम्मी के पास बैठी उन्हें नाश्ता करा रही थी। वह कहने लगी, मलिहा बेटी, बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने नाश्ता नहीं किया, बस चाय पी है। मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में गई। वह कल से कमजोर लग रही थी, पेट में दर्द भी बता रही थी। मैंने अन्नामा से कहा, अम्मी के बाल बनाकर उन्हें जल्द से तैयार कर दो, मैं गाड़ी गेट पर लगाती हूँ। अम्मी को लेकर हम दोनों अस्पताल पहुँचे। जांच में पता चला कि हार्ट अटैक का झटका था। उनका इलाज शुरू हो गया। इस खबर ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन यदि मैं ही हिम्मत हार जाती तो ये काम कौन संभालता। मैंने अपने दर्द को छिपाकर खुद को कंट्रोल किया। उस वक्त पापा बहुत याद आए। वह बहुत मोहब्बत करने वाले, परिवार के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति थे। एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। घर में मुझसे बड़ी बहन अलीना थी, जिनकी शादी हैदराबाद में हुई थी। उनका 3 साल का एक बेटा था। मैंने उन्हें फोन करके खबर दे देना जरूरी समझा, ताकि बाद में शिकायत न करें। मैं आईसीयू में गई। डॉक्टरों ने मुझे काफी तसल्ली दी। इंजेक्शन दे दिए गए हैं, इलाज चल रहा है, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी दवाओं का असर है, सो गई है। इनके लिए आराम जरूरी है, इन्हें डिस्टर्ब न करें। मैंने बाहर आकर अन्नामा को घर भेज दिया और खुद वेटिंग रूम में जाकर एक कोने में बैठ गई। वेटिंग रूम काफी खाली था। सोफे पर आराम से बैठकर मैंने अलीना बाजी को फोन मिलाया। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने रूखे अंदाज में सलाम का जवाब दिया। मैंने अपने गम समेटते हुए आंसू पीकर अम्मी के बारे में बताया तो सुनकर वह परेशान हो गई। फिर कहा, मैं जल्द पहुंचने की कोशिश करती हूँ। मुझे तसल्ली का एक शब्द कहे बिना उन्होंने फोन कट कर दिया। मेरे दिल को झटका सा लगा। अलीना मेरी वही बहन थी जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी जरा सी उदासी पर दुनिया के जतन कर डालती थी। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत के बाद इतनी बेरुखी। मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। पापा की मौत के थोड़े दिनों बाद ही मुझ पर कयामत सी टूट पड़ी थी। पापा ने बहुत देखभाल कर मेरी शादी एक अच्छे खानदान में करवाई थी। शादी हुई भी खूब शानदार थी। बड़े अरमानों से ससुराल गई। मैंने MBA किया था और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। जॉब के बारे में शादी के पहले ही बात हो गई थी। उन्हें मेरे जॉब पर कोई ऐतराज नहीं था। ससुराल वाले मिडिल क्लास के थे। उनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी होनी थी, इसलिए नौकरी वाली बहू का अच्छा स्वागत हुआ। मेरी सास अच्छे मिजाज की थी और मुझसे काफी अच्छा व्यवहार करती थी। कभी भी नादिर की बातों में कॉम्प्लेक्स झलकता था। आखिर 2 से 3 महीने के बाद उनका असली रंग खुलकर सामने आ गया। उनके दिल में नए शक पनपने लगे। नादिर को लगता कि मैं उससे बेवफाई कर रही हूँ। जरा सी बात पर नाराज हो जाता, झगड़ना शुरू कर देता। इसे मैं उसका कॉम्प्लेक्स समझकर टालती रहती, निभाती रही। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझे मेरे बॉस के साथ एक मीटिंग में जाते देख लिया। शाम को घर लौटी तो हंगामा खड़ा कर दिया। मुझ पर बेवफाई व बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर गंदे गंदे ताने मारे। कई लोगों के साथ मेरे ताल्लुक जोड़ दिए। ऐसे वाहियात इल्जाम सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गई। आखिर मैंने एक फैसला कर लिया कि यहाँ की इस बेइज्जती से जुदाई बेहतर है। मैंने सख्त लहजे में कहा, नादिर, अगर आपका रवैया इतना तौहीन वाला रहा तो फिर मेरा आपके साथ रहना मुश्किल है। आपको अपने लगाए बेहुदा इल्जामों की सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। एक पाक दामन औरत पर आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मम्मी पापा ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से से उफनते हुए बोला, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ मैं। तुम जैसी आवारा औरतों को घर में नहीं रखा जा सकता। मुझे बच्चलन औरतों से नफरत है। मैं खुद ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक, तलाक, तलाक।
और कुछ पलों में ही सब कुछ खत्म हो गया। मैं अम्मी के पास आ गई। सुनकर उन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे चरित्र पर चोट पड़ी थी, मुझ पर लांछन लगाए गए थे। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं कसूरवार नहीं थी। यह मेरी इज्जत और अस्मिता की लड़ाई थी। 20 से 25 दिन की छुट्टी करने के बाद मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। मैं संभल तो गई, पर खामोशी व उदासी मेरे साथी बन गए। अम्मी मेरा बेहद ख्याल रखती थी। अलीना आपी भी आ गई, हर तरह से मुझे ढांढस बंधाती। वह काफी दिन रुकी। जिंदगी अपने रूटीन से गुजरने लगी। अलीना आपी ने इस विपत्ति से निकलने में बड़ी मदद की। मैं काफी हद तक सामान्य हो गई थी। उस दिन छुट्टी थी। अम्मी ने 2 पुराने गावत किए निकाले और कहा, ये तकिए काफी सख्त हो गए हैं, इनमें नई रुई भर देते हैं। मैंने पुरानी रुई निकालकर नीचे डाल दी। फिर मैंने और अलीना आपी ने रुई तख्त पर रखी। हम दोनों रुई साफ कर रहे थे और तोड़ते भी जा रहे थे। अम्मी उसी वक्त कमरे से आकर हमारे पास बैठ गई। उनके हाथ में एक प्यारी सी चांदी की डिबिया थी। अम्मी ने खोलकर दिखाई। उसमें बेपनाह खूबसूरत एक जोड़ी जड़ाऊ कर्णफूल थे। उन पर बड़ी खूबसूरती से पन्ना और रूबी जड़े हुए थे। इतनी चमक और महीन कारीगरी थी कि हम देखते रह गए। अलीना आपी की आंखें कर्णफूलों की तरह जगमगाने लगी। उन्होंने बेचैनी से पूछा, अम्मी ये किसके हैं? अम्मी बताने लगी, बेटा ये तुम्हारी दादी के हैं। उन्होंने मुझसे खुश होकर मुझे ये कर्णफूल और माथे का जड़ाऊ झूमर दिया था। माथे का झूमर तो मैंने अलीना की शादी पर उसे दे दिया था। अब ये कर्णफूल है, इन्हें मैं मलिहा को देना चाहती हूँ। दादी की यादगार निशानियाँ तुम दोनों बहनों के पास रहेंगी, ठीक है? अलीना आपी के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। उन्हें जेवरों का शौक जुनून की हद तक था, खास करके एंटीक ज्वेलरी की तो जैसे वह दीवानी थी। वह थोड़े गुस्से से कहने लगी, अम्मी आपने ज्यादती की। खूबसूरत और बेमिसाल चीज आपने मलिहा के लिए रख दी। मैं बड़ी हूँ, आपको कर्णफूल मुझे देने चाहिए थे। ये आपने मेरे साथ ज्यादती की है। अम्मी ने समझाया, बेटी तुम बड़ी हो, इसलिए तुम्हें कुंदन का सेट अलग से दिया था, साथ में दादी का झूमर और सोने का एक सेट भी दिया था, जबकि मलिहा को मैंने सोने का एक ही सेट दिया था। इसके अलावा एक हैदराबादी मोती का सेट था। उसे मैंने कर्णफूल भी उस वक्त नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तुम खुद सोच कर बताओ कि क्या गलत किया मैंने। अलीना आपी अपनी ही बात कहती रही। अम्मी के बहुत समझाने पर कहने लगी, अच्छा मैं दादी वाला झूमर मलिहा को दे दूंगी, तब आप ये कर्णफूल मुझे दे दीजिएगा। मैं अगली बार आऊंगी तो झूमर लेकर आऊंगी और कर्णफूल ले जाऊंगी। अम्मी ने बेपसी से मेरी तरफ देखा। मेरे सामने अजीब दोराहा था, बहन की मोहब्बत या कर्णफूल। मैंने दिल की बात मानकर कहा, ठीक है आपी, अगली बार झूमर मुझे दे देना और आप ये कर्णफूल ले जाना। अम्मी को यह बात पसंद नहीं आई, पर क्या करती, चुप रही। अभी ये बातें चल ही रही थी कि घंटी बजी। अम्मी ने जल्दी से कर्णफूल और डिबिया तकिए के नीचे रख दी। पड़ोस की आंटी कश्मीरी सूट वाले को लेकर आई थी। सब सूट व शाल वगैरह देखने लगे। हमने 2 से 3 सूट लिए। उनके जाने के बाद अम्मी ने कर्णफूल वाली चांदी की डिबिया निकाल कर देते हुए कहा, जाओ मलिहा, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। मैं डिबिया रख कर आई। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी तकिए के गिलाफ में रुई भर दी, फिर उन्हें सिलकर तैयार किया और कवर चढ़ा दिए। 3 से 4 दिनों बाद अलीना आपी चली गई। जाते जाते वह मुझे याद करा गई, मलिहा अगली बार मैं कर्णफूल लेकर जाऊंगी, भूलना मत। दिन अपने अंदाज में गुजर रहे थे। चाचा चाची और उनके बच्चे एक शादी में शामिल होने आए। वे लोग 5 से 6 दिन रहे। घर में खूब रौनक रही, खूब घूमे फिरे। मेरी चाची अम्मी को कम ही पसंद करती थी, क्योंकि मेरी अम्मी दादी की चहेली बहू थी। अपनी खास चीजें भी उन्होंने अम्मी को ही दी थी। चाची की दोनों बेटियों से मेरी खूब बनती थी। हमने खूब एंजॉय किया। नादिर की मम्मी 2 से 3 बार आई। बहुत माफी मांगी, बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस मसले का कोई हल निकल जाए, पर जब आत्मा और चरित्र पर चोट पड़ती है तो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। अलीना बाजी के बेटे की सालगिरह फरवरी में थी।
उन्होंने फोन करके कहा कि वह अपने बेटे अशर की सालगिरह नानी के घर मनाएंगी। मैं और अम्मी बहुत खुश हुए। बड़े उत्साह से पूरे घर को ब्राइट कलर से पेंट करवाया, कुछ नया फर्नीचर भी लिया। एक हफ्ते बाद अलीना आपी अपने शौहर समर के साथ आ गई। घर के डेकोरेशन को देखकर वह बहुत खुश हुई। सालगिरह के दिन सुबह से ही सब काम शुरू हो गए। दोस्तों रिश्तेदारों सबको बुलाया। मैं और अम्मी नाश्ते के बाद इंतजाम के बारे में बातें करने लगे। खाना और केक बाहर से ऑर्डर पर बनवाया था। उसी वक्त अलीना आपी आई और अम्मी से कहने लगी, अम्मी ये लीजिए झूमर संभाल कर रख लीजिए और मुझे वे कर्णफूल दे दीजिए, आज मैं अशर की सालगिरह में पहनूंगी। अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ मलिहा, वह डिबिया निकाल कर ले आओ। मैंने डिबिया लाकर अम्मी के हाथ पर रख दी। आपी ने बड़ी बेसब्री से डिबिया उठाकर खोली, लेकिन डिबिया खुलते ही वह चीख पड़ी, अम्मी कर्णफूल तो इसमें नहीं है। अम्मी ने झपट कर डिबिया उनके हाथ से ले ली। वाकई डिबिया खाली थी। अम्मी एकदम हैरान सी रह गई। मेरे तो जैसे हाथों पैरों की जान ही निकल गई। अलीना आपी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से देखा तो मुझे लगा कि काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अलीना आपी गुस्से में जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने और अम्मी ने अलमारी का कोना कोना छान मारा पर कहीं भी कर्णफूल नहीं मिले। अजब पहेली थी। मैंने अपने हाथ से डिबिया अलमारी में रखी थी, उसके बाद कभी निकाली भी नहीं थी। फिर कर्णफूल कहाँ गए? एक बार ख्याल आया कि कुछ दिनों पहले चाचा चाची आए थे और चाची दादी के जेवरों की वजह से अम्मी से बहुत जलती थी, क्योंकि सब कीमती चीजें उन्होंने अम्मी को दी थी। कहीं उन्होंने ही तो मौका देखकर नहीं निकाल लिए कर्णफूल। मैंने अम्मी से कहा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है। फिर मेरा ध्यान घर पेंट करने वालों की तरफ गया। उन लोगों ने 3 से 4 दिन काम किया था। संभव है भूल से कभी अलमारी खुली रह गई हो और उन्हें हाथ साफ करने का मौका मिल गया हो। अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, बिना देखे बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। जो चीज जानी थी चली गई, बेवजह किसी पर इल्जाम लगाकर गुनहगार क्यों बने। सालगिरह का दिन बेरंग हो गया। किसी का दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं था। अलीना आपी के पति समर भाई ने सिचुएशन संभाली, प्रोग्राम ठीक ठाक हो गया। दूसरे दिन अलीना ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मी ने हर तरह से समझाया, कई तरह की दलीलें दी। समर भाई ने भी समझाया पर वह रुकने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने उन्हें कसम खाकर यकीन दिलाना चाहा, मैं बेकसूर हूँ, कर्णफूल गायब होने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उन्हें किसी बात पर यकीन नहीं आया। उनके चेहरे पर छले जाने के भाव साफ देखे जा सकते थे। शाम को वह चली गई तो पूरे घर में एक बेमन सी उदासी पसर गई। मेरे दिल पर अजब सा बोझ था। मैं अलीना आपी से शर्मिंदा भी थी कि अपना वादा निभा न सकी। पिछले 2 सालों में अलीना आपी सिर्फ 2 बार अम्मी से मिलने आई, वह भी 2 से 3 दिनों के लिए। आती तो मुझसे तो बात ही नहीं करती थी। मैंने बहन के साथ एक अच्छी दोस्त भी खो दी थी। बार बार सफाई देना फिजूल था। खामोशी ही शायद मेरी बेगुनाही की जुबां बन जाए। यह सोचकर मैंने चुप्पी साध ली, वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, शायद ये गम भी हल्का पड़ जाए। मामूली सी आहट पर मैंने सिर उठाकर देखा, नर्स खड़ी थी। वह कहने लगी, पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। मैं अतीत की दुनिया से बाहर आ गई। मुंह धोकर मैं अम्मी के पास आईसीयू में पहुंच गई। अम्मी काफी बेहतर थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह मुझे समझाने लगी, बेटी परेशान न हो, इस तरह के उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। उनका हिम्मत से मुकाबला करके ही हराया जा सकता है। मैंने उन्हें हल्का सा नाश्ता कराया। डॉक्टरों ने कहा, इनकी हालत काफी ठीक है, आज रूम में शिफ्ट कर देंगे। 2 से 4 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी। हाँ, दवाई और परहेज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात न हो जिससे इन्हें स्ट्रेस पहुंचे। शाम तक अलीना आपी भी आ गई। मुझसे बस सलाम दुआ हुई। वह अम्मी के पास रुकी। मैं घर आ गई। 3 दिनों बाद अम्मी भी घर आ गई। अब उनकी तबीयत अच्छी थी। हम उन्हें खुश रखने की भरसक कोशिश करते रहे। 1 हफ्ता तो अम्मी को देखने आने वालों में गुजर गया। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अम्मी के बहुत इसरार पर आपी कुछ दिन रुकने को राजी हो गई। जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। अब अम्मी हल्के फुल्के काम कर लेती थी।
अलीना आपी और उनके बेटे की वजह से घर में अच्छी रौनक थी। उस दिन छुट्टी थी, मैं घर की सफाई में जुट गई। अम्मी कहने लगी, बेटा गांव तकिए फिर बहुत सख्त हो गए हैं, एक बार खोलकर रुई तोड़कर भर दो। अन्नामा तकिए उठा लाई और उन्हें खोलने लगी। फिर मैं और अन्नामा रुई तोड़ने लगी। कुछ सख्त सी चीज हाथ को लगी तो मैंने झुककर नीचे देखा। मेरी सांस जैसे थम गई। दोनों कर्णफूल रुई के ढेर में पड़े थे। होश जरा ठिकाने आए तो मैंने कहा, देखिए अम्मी, ये रहे कर्णफूल। आपी ने कर्णफूल उठा लिए और अम्मी के हाथ पर रख दिए। अम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठा। जब दिल को यकीन आ गया कि कर्णफूल मिल गए और खुशी थोड़ी कंट्रोल में आई तो आपी बोली, ये कर्णफूल यहाँ कैसे? अम्मी सोच में पड़ गई, फिर रुककर कहने लगी, मुझे याद आया अलीना, उस दिन भी तुम लोग तकिए की रुई तोड़ रही थी, तभी मैं कर्णफूल निकाल कर लाई थी। हम उन्हें देख ही रहे थे, तभी घंटी बजी थी। मैं जल्दी से कर्णफूल डिबिया में रखने गई, पर हड़बड़ी में घबरा कर डिबिया के बजाय रुई में रख दिए और डिबिया तकिए के पीछे रख दी थी। कर्णफूल रुई में दबकर छिप गए। कश्मीरी शाल वाले के जाने के बाद डिबिया तो मैंने अलमारी में रखवा दी, लेकिन कर्णफूल रुई में दबकर रुई के साथ तकिए में भर गए। मलिहा ने तकिए सिले और कवर चढ़ाकर रख दिए। हम समझते रहे कि कर्णफूल डिबिया में अलमारी में रखे हैं। जब अशर की सालगिरह के दिन अलीना ने तुमसे कर्णफूल मांगे तो पता चला कि उसमें कर्णफूल है ही नहीं। अलीना, तुमने सारा इल्जाम मलिहा पर लगा दिया। अम्मी ने अपनी बात खत्म करके एक गहरी सांस छोड़ी। अलीना के चेहरे पर पछतावा था, दुख और शर्मिंदगी से उनकी आंखें भर आईं। वह दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। रुंधे गले से कहने लगी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, बिना सोचे समझे तुम पर दोष लगा दिया। पूरे 2 साल तुमसे नाराजगी में बिता दिए। मेरी गुड़िया, मेरी गलती माफ कर दो। मैं तो वैसे भी प्यार मोहब्बत को तरसी हुई थी, जिंदगी के रेगिस्तान में खड़ी हुई थी। मेरे लिए चाहत की एक बूंद अमृत के समान थी। मैं आपी से लिपट कर रो पड़ी। आंसुओं से दिल में फैली नफरत व जलन की गर्द धुल गई। अम्मी कहने लगी, अलीना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मलिहा पर शक न करो। वह कभी भी तुमसे छीन कर कर्णफूल नहीं लेगी। उसका दिल तुम्हारी चाहत से भरा है।